नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे खाने के तेलों की, जहां पर हमने काफी ज्यादा मूव्स पिछले एक हफ्ते में आते हुए देखी हैं, चाहे वो इंपोर्ट्स को लेकर हो, जहां पर टैरिफ बढ़ता हुआ नजर आया, और साथ ही साथ जो स्टॉक लिमिट है वो अब यहां पर घट चुकी है। क्या है इसके मायने, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल की, जहां पर बढ़त देखने को मिली है। ओवरनाइट यहां पर 2 से 3% की तेजी देखने को मिली। यूएस की इन्वेंट्रीज में गिरावट का असर यहां पर प्राइसेस में आया। साथ ही सोने के भावों में यहां पर तेजी फिर से बनती हुई नजर आई है। यूएस फेड 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक करेगा, ये बाजार ने फैक्टर इन कर लिया है, लेकिन आगे जाकर दिसंबर में हॉकिशनेस कम हो सकती है, उसका फायदा सोने चांदी को मिला। लेकिन टॉप स्टोरी हमारी क्लियरली आज यहां पर खाने के तेलों को लेकर ही है, जहां पर सरकार ने अब स्टॉक लिमिट हटा दी है इमीडिएट इफेक्ट से, होलसेलर्स के लिए और रिटेलर्स के लिए। इसके क्या मायने हैं, जानते हैं जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई और एशियन पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी से। अतुल जी नमस्कार, आपसे कल भी बात हो रही थी और ये एक्सपेक्टेड था कि बाजार में ये हो जाएगा। कल सुबह दोपहर में ही ये क्लियर हो गया था कि स्टॉक लिमिट यहां से तुरंत हट जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसे, स्पेशली एट अ टाइम जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स खरीदना चाहेंगे, आवक बाजार में आ रही है, अवेलेबिलिटी है, क्या है इसके मायने? देखिए मनीषा जी, यूपी में कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। हम लोग गवर्नमेंट को बहुत दिन से समझा रहे थे कि ये स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर है, ये 60s और 70s का जब शॉर्टेजेस का जमाना था उस पीरियड का ये लॉ है। तो आज के तारीख में जबकि सप्लाई चेन में कोई तकलीफें नहीं है और हिंदुस्तान में कोई चीज की कमी भी नहीं है, तो इसको लागू करने से यू आर एक्चुअली स्टाइमिंग दी सप्लाई चेन। आप सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को धीरे धीरे समझ में आया कि इसका कोई ज्यादा मायने नहीं रह गए हैं। और अगर आप देखें तो जो भी हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन आया है फूड में या एडिबल ऑयल में, ये लार्जली इंपोर्टेड है और जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण है, एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। और एक चीज मुझे अजीबोगरीब लगती थी इस पूरे स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर में, कि जो छोटा दुकानदार है वो भी, उसकी भी स्टॉक लिमिट वही थी जो बड़े। जी जी, चलिए अतुल जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे अतुल जी ने कहा, देर आए दुरुस्त आए, काफी समय से इसकी मांग की भी जा रही थी और अब फाइनली डिसीजन आता हुआ दिखाया। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि अब यहाँ से प्राइसेस को कितना सपोर्ट मिलेगा और क्या आगे के ट्रेंड्स रहेंगे, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। नीरव देसाई भी हमारे साथ मौजूद है। नीरव, आपके भी इनिशियल कमेंट्स लेना चाहेंगे। अब एक चीज तो क्लियर है कि इसकी बात काफी समय से हो भी रही थी और अब फाइनली ये स्टेप सामने आते हुए दिखा भी है। अब इसका एडिबल ऑयल्स की खरीद को कितना बढ़ावा मिलेगा इस कदम के बाद, किसान कितना प्रोत्साहित होंगे, कैसे देखते हैं आप इस पूरे डेवलपमेंट को? देखेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। लास्ट स्टोरेज कंट्रोल की जो लिमिट इन्होंने 2008 में सेट करी थी, उसको ही इन्होंने रिपीट करी, विच वाज रॉन्ग, क्योंकि उसके बाद फॉर्मेट ऑफ रिटेल काफ़ी चेंज हुआ है। हमारे यहाँ लार्ज रिटेलर्स, बिग रिटेलर्स, बिग बाजार, डी मार्ट और इस टाइप के बहुत सारे फॉर्मेट्स आए हैं। और हम लोग ग्राउंड पे इस चीज़ को देख रहे थे कि उनको बहुत मेजर इश्यूज थे कि वो लोग सप्लाई चेन ही नहीं पूरी कर पा रहे थे। एक मॉम एंड पॉप स्टोर से उनका वॉल्यूम 100 टाइम्स ज़्यादा रहता है, ज़्यादा लोग उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके सामने उनकी सेम स्टॉक लिमिट थी। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का था। जहाँ तक कि मार्केट की हम बात करें तो मार्केट की सिचुएशन में ऐसा है कि ओवरऑल एक जो बेरिश पैनिक मार्केट में कंटिन्यूसली चल रहा था पिछले 1.5-2 महीने से, मैं ये बोलूँगा कि वो काफ़ी विड्रॉ होते जा रहा है। इंडोनेशिया का जो एक्सेस स्टॉक बिल्टअप हो गया था, वो एक इंडोनेशिया कंफर्टेबल सिचुएशन पे आ रहा है। ये ज़रूर है मलेशिया का स्टॉक राइज पे है, थोड़ा स्टॉक राइज अभी भी रह सकता है, बट उसके सामने पाम ने एक अच्छा डिस्काउंट ऑलरेडी सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल से बना रखा है। इसलिए पाम जितनी डिमांड दूसरे ऑयल से ले सकता है वो लेने की कोशिश भी कर रहा है। सामने सनफ्लावर ऑयल की सिचुएशन में भी हमने देखा कि ग्रीन कॉरिडोर 20 नवंबर तक था, ऑलरेडी हमें डाउटफुल लग रहा था उसके बाद क्या होगा, और उसके पहले ही बंद हो गया। और आज सनऑइल एक डिस्टर्ब्ड सप्लाई चेन हो गया है। आज हमने कुछ यूक्रेन कॉन्ट्रैक्ट भी किए हैं, अगर हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो कुछ हमें कार्गो मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। तो सनऑइल की सप्लाई चेन डेफिनेटली ट्रबल्ड ही चल रही है। सामने सोया ऑयल ने भी पाम की मंदी को लेके एक बार जो
मंदी ऑनर करी। उसके बाद अब सोया ऑयल भी एक अपने रास्ते पे है, एक ऑफ सीजन में अर्जेंटीना ब्राजील का क्रॉप है। तो ओवरऑल मार्केट सब जो हैं आई वुड से मंदी से बाहर आके अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं। अर्जेंटीना में ड्राइनेस का कारण थोड़ा प्लांटिंग डिले हो रहा है। ब्राजील में ये लोग बायोडीजल का मैंडेट थोड़ा इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। पाम ऑयल में लेवी इनको फर्दर इंप्रूव करना नहीं करना उसके ऊपर का डिसीजन, बायोडीजल का मैंडेट। सो आने वाले समय में नेक्स्ट जेएफएम क्वार्टर में मुझे लगता है थोड़े थोड़े बायोडीजल मैंडेट्स और ये सब चीजों की थोड़ी इंक्रीज होने से एक ऑप्टिमिज्म है। सो ब्रॉडली मार्केट अब बॉटम आउट होके एक रेंज में चल रहा है। इट्स नॉट बुलिश, बट ये भी है कि अब कोई बहुत ज्यादा मार्केट घट पाएगा ऐसा नहीं है। बट जहां सरकार की कंसर्न है, मुझे लगता है कि फिर भी हम लास्ट ईयर के बहुत ही हाईली ब्लोन प्राइजेस से बहुत ज्यादा डिसेंटली लोअर प्राइजेस पे हैं और पाम डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिलीफ इंडिया को अभी भी दे रहा है। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा, चाहे वो मौसम है, रशिया यूक्रेन है, बायोडीजल मैंडेट है, सरकार के बहुत सारी सरकारों के मेजर्स हैं, सभी का असर हमने इस बार खाने के तेलों में यहां पर आते हुए देखा। अतुल जी, कैसे देखते हैं आप किसानों के लिहाज से ये स्टेप यहां पर, क्योंकि ये भी माना जा रहा था और काफी समय से डिबेट भी है, जिस तरह का सेल ऑफ भावों में आया उसका कोई भी फायदा या एक्चुअली किसान तो एडवर्सली इंपैक्ट होते? नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक फंडामेंटल इशू ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बाय व्हाटएवर कम्स टू द मार्केट। आज अपना चाहें कि सरकार सारे जितने एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है वो खरीद ले, वो नहीं हो सकता है। और जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है, मोर्सो, ऑयल सीड वगैरह, ये 2 या 3 महीने में सब मार्केट होती हैं और उसका कंजम्पशन 12 महीने चलता है। तो वी वुड नीड समबडी टू स्टॉक दैट मटेरियल। तो अगर आपने स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर वगैरह वगैरह लगा दिया तो आपने सब प्राइवेट सेक्टर वालों को तो एल्बो आउट कर दिया, तो गवर्नमेंट के गले में ही आ जाएगा सारा माल। तो ये गवर्नमेंट को बहुत तकलीफें होंगी एमएसपी को डिफेंड करने में। मैं समझता हूँ ये किसानों के हित में भी नहीं है और अच्छा हुआ कि ये टाइम पे हट गया, क्योंकि अभी देखिए सारी खरीफ कमोडिटीज की मार्केटिंग चल रही है, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो ग्राउंडनट हो, चाहे वो सोया हो। मैं समझता हूँ किसानों के लिए अच्छा है और इंडस्ट्री के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए भी अच्छा है कि आज स्टॉक करने के लिए कोई तो मिलेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट तो सब नहीं खरीद सकती है। गवर्नमेंट सब नहीं। बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है और टाइमली हुआ है। ठीक है, सो बोथ थम्स अप, ये जो सरकार का डिसीजन है। और एक डिसीजन तो हो चुका और दूसरा डिसीजन ये है जो मांग रही है इंडस्ट्री की तरफ से कि फ्यूचर्स मार्केट को यहां पर फिर से रीइंस्टेट किया जाए। जो पिछले दिसंबर को यहां पर बैन किए गए थे, अब दिसंबर में 1 साल के लिए कहा गया था, तो वो एक डेडलाइन दिसंबर 2022 में यहां पर आती है। अतुल जी, आपको लगता है ये भी एक काम होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आई थिंक ये अमंग द लास्ट आस्क है अब इंडस्ट्री की तरफ से। नहीं, बिल्कुल ये होना ही चाहिए। देखिए, आपने अभी पिछले 3-4 महीनों में देखा कितनी जबरदस्त वोलेटिलिटी रही है और मैं समझता हूं कि लोकल के अंदर जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं वो बेचारे बहुत लोग सीरियस तकलीफ में आ गए। जो बड़े वाले लोग हैं वो तो इंटरनेशनली हेज कर सकते हैं, बट हिंदुस्तान के अंदर जो ट्रेड कर रहा है उसको बेचारे को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है हेज करने की, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी समाव मैं देखता हूं कि सोपा वाले इसको अपोज करते रहे हैं, तो मेरा तो एक सजेशन ये रहा है कि आप एटलीस्ट सोयाबीन सीड को छोड़ दीजिए, साइड में कर दीजिए। एटलीस्ट सीपीओ और जो सोयाबीन ऑयल है जो इंटरनेशनली 100% लिंक है, तो एटलीस्ट उसको तो आप वो करिए, क्योंकि आज इंडिया ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 65-70% अपना कंजम्पशन इंपोर्ट करता है। तो एटलीस्ट वो तो चालू करें। तो मैं समझता हूँ ये जितना लेट करेंगे उतना ही गलत होगा और दिस वाज नॉट गुड फॉर द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ आवर मार्केट्स एज वेल। तो जितनी जल्दी हो वो उतना अच्छा। नीरव, आपको भी लगता है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो हैं कि शायद जल्द इस पर डिसीजन लिया जाए फ्यूचर्स को दोबारा शुरू करने पर, आपके कमेंट्स क्या हैं? और साथ ही प्राइसेस पर भी एक राय आपकी। नीरव, आपसे था ये सवाल, अगर आपको ऑडियो आ रही है तो। ओके, सो बेसिकली किसान के लिए तो ये डेफिनेटली सपोर्टिव है स्टेप जो लिया गया है। एज फार एज फ्यूचर्स की भी सिचुएशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आवर है। इंडस्ट्री ऑलरेडी फ्यूचर्स को ये पूरे डाउनफॉल में बहुत ज़्यादा मिस करी है। मैं बोलूँगा बहुत हेवी कॉस्ट इंडस्ट्री ने दी है
क्योंकि फिजिकल में कभी भी बायर मंदी में एकदम से नहीं आता है, और उसके लिए सामने अगर आदमी आज 5 रुपए 10 रुपए घटा के भी अगर फ्यूचर्स हेज करना चाहता है, चाहे पाम ऑयल का फ्यूचर्स हो चाहे सोया ऑयल का फ्यूचर्स हो, तो वो बहुत इजीली उससे हो सकता है। और आज एक सप्लाई चेन बनाने के लिए भी ये हेजिंग मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में जो अतुल जी ने कहा ये भी ठीक है कि अगर सोपा सोयाबीन फ्यूचर्स को लॉन्च करने में रेजिस्ट कर रही है तो हम उसको ऑनर कर सकते हैं, और सामने हम सोया ऑयल और सीपीओ के फ्यूचर्स को डेफिनेटली रीइंस्टेट करें। ये ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, फार्मर्स के लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम था। लास्ट ईयर वाज अ वेरी पैनिक सिचुएशन, वी कैन अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट वांटेड टू कीप एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, तो वो एक डिसीजन था। पर अब हम, मेरे हिसाब से मार्केट्स बहुत नॉर्मल है, सप्लाई चेन की सिचुएशन भी एक बहुत नॉर्मल है, कोई ऐसी एक्यूट शॉर्टेज की सिचुएशन नहीं है, तो मार्केट एक नॉर्मल सप्लाई एंड डिमांड से एक रीजनेबल तेजी मंदी में चलता है। ओके चलिए, तो वेलकम स्टेप। अब देखना होगा कि फ्यूचर्स पर जल्द से जल्द कब डिसीजन आता है, लेकिन हाँ, इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि परमिट किया जाए। और जैसे नीरव ने भी कहा कि पिछले 1 साल में काफी मिस भी किया है फ्यूचर्स में ट्रेडिंग इंडस्ट्री ने भी। शुक्रिया अतुल जी और नीरव, आप दोनों का ही आने के लिए शो में, इस खबर पर अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जय और रूपा से करेंगे बातचीत, लेंगे उनसे स्ट्रैटेजीज। जल्द वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप, हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता हैं, रूपा मेहता हैं, और अब फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। शुरुआत करेंगे एनर्जी पैक के साथ। राय ले लेते हैं कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर। कच्चे तेल में क्योंकि तेजी हमने एक्सटेंड होते हुए देखी, अब 7300 के ऊपर प्राइसेस आ चुके हैं, और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट $95 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो फिलहाल 7400 के ऊपर इनफैक्ट अब आ चुका है, ₹94 की मजबूती दिखा रहा है। जिनके पास भी खरीदारी की पोजिशन है जय, उनके लिए क्या टारगेट्स अब आप देख रहे हैं? क्या फ्रेश रणनीति होनी चाहिए कच्चे तेल पर? क्या व्यू है? जी गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, सबसे पहले आई थिंक एग्जिट ले लेना चाहिए। अगर किसी के पास है पोजीशन तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 7280 का। ये वीक बहुत अहम है, उसे ध्यान रखना है। कल फेड के मीटिंग के अनाउंसमेंट है, कल आरबीआई एक अनयूजुअल मॉनेटरी पॉलिसी का एक मीटिंग कर रहा है। 8 नवंबर को यहाँ पे यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस हैं, और फ्राइडे तक भी जो नॉन फार्म और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आने हैं, ये सारे डेटा अगर एक साथ कोलेक्ट करें तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी। और प्राइसेस ऐसे भी $95-96 अगर ब्रेंट की बात की जाए तो थोड़ा सा हायर साइड है। यहाँ रुपी में अगर स्ट्रेंथ आता है तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुल मिला के आई थिंक फ्रेश पोजीशन बनाने का अवॉइड करें दिस वीक। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 7280 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से पोजीशन पे बने रहे। ऑलराइट, ऑफ कोर्स चौपी हफ्ता ही रहने वाला है, और सारी चीजें तो यहाँ पर जय ने गिनाई ही। साथ ही साथ यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी मीटिंग है आज यहाँ पर, और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डेटा चीन की तरफ से भी एक्सपेक्टेड है। जय, इसके अलावा सोने चांदी में क्या करना चाहिए? क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग से पहले यहाँ पर भी खरीदारी आई है, डॉलर में हल्की सी गिरावट है, ट्रेजरी यील्ड्स में भी हल्की सी मंदी है, बाजार शायद गाइडेंस वॉच कर रहा है दिसंबर के लिए। अब जी मनीषा, बिल्कुल आपने सही कहा। फेडरल रेट का डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कमेंट्री कि नेक्स्ट 3-6 महीने में वो किस तरह से इन्फ्लेशन को टेपर आउट होता हुआ देख रहे हैं। सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट है ऑन ग्राउंड मनीषा। मैं अभी यूरोप में हूँ, और यहाँ पे उस तरह का जो पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो आगे गाइडेंस है वो पॉजिटिव रहेगा, और मार्केट उसको अच्छी तरह एंटिसिपेट कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी टेपरिंग की बातें होती हैं या फर्दर रेट हाइक और स्टीप नहीं होगा, इस तरह के अनाउंसमेंट्स आते हैं, तो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव होगा बुलियंस के लिए, और गोल्ड सिल्वर में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। प्राइसेस आई थिंक ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल के आसपास हैं, और एक कंसेंसस जो लास्ट टू लास्ट वीक बना था लंदन मेटल बुलियन एसोसिएशन में जो ट्रेडर्स हैं उनका, कि एक $1850 का एक आउटलुक नजर आ रहा है। तो उसको भी अगर मद्देनजर रखें तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू बाय। मुझे नहीं लगता है 1620 या 1630 के नीचे क्लोजिंग देने की कोई चांसेस हैं। आई थिंक मीडियम टर्म या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके चलिए, तो ये राय आपके लिए रही सोने पर, लेकिन अब एग्री कमोडिटीज पर भी ट्रेड्स ले लेते हैं। रूपा है हमारे साथ। रूपा नमस्कार। ग्वार पैक में और स्पेशली कॉटन पर आपकी रणनीति क्या रहेगी? दोनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। कॉटन 2.5% ऊपर है, 1% तक का मूव ग्वार पैक में है। क्या सजेशंस?
गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हम एग्री कमोडिटीज के अंदर उतार चढ़ाव देख रहे हैं और ग्वार में थोड़ा बहुत निचले स्तरों पर एक बार फिर से बाउंस बैक आया है, थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट जा सकता है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 1 से 2 दिन की ट्रेडिंग देखें तो गम में हम एक्सपेक्ट करें कि एक बार 9,200 का स्तर देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आपको इसमें पोजीशन बाइंग का नहीं रखना चाहिए। काफी वॉलेटिलिटी है और बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप सीट देखिए 5,000 के नीचे लगातार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में एक बार पॉजिटिव जाता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 9,200 का टारगेट गम में लिया जा सकता है और सीड में 4500 तक एक बार ऊपर मार्केट जा सकता है। तो इन दोनों ही कमोडिटीज में शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाई किया जा सकता है। सेकेंडली अगर कपास की बात करें तो कपास में अभी थोड़ा करेक्शन आता हुआ हमने देखा है। बिनोला खल मुझे यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है, उस पर करेक्शन बढ़ सकती है। इसमें 2500 के ऊपर हम इसमें बिकवाली का रिकमेंडेशन देंगे कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली किया जा सकता है और नीचे में 2400 के आसपास का स्तर आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से कॉटन में बिकवाली करके चला जा सकता है। ओवरऑल रूपा कैसे देखती हैं आप यूएस फेड का इम्पैक्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, क्योंकि काफी हद तक इंटरनेशनल क्यूज भी यहाँ पर हम बाजार में आता हुआ देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल एग्री कमोडिटीज जो है वो काफी वॉलेटिलिटी के साथ काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर हम फिजिकल मार्केट्स की बात करें, क्रॉप्स की बात करें, तो काफी जगह पर हमने देखा है कि क्रॉप्स काफी डैमेज हुई हैं। चाहे वो कॉटन की क्रॉप की बात करें या सोयाबीन हो या फिर सरसों हो, तो काफी जो है डैमेज की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो आगे चलकर एग्री कमोडिटीज का फ्यूचर काफी अच्छा रहने वाला है। अभी जो हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी हमने देखा एडिबल ऑयल को लेकर अब स्टॉक लिमिट हटा दी गई है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर जो फ्यूचर है वो काफी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में स्पाइसेस अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अभी थोड़ा फेस्टिव सीजन की डिमांड के चलते तेजी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी मार्केट में आई नहीं है और स्पाइसेस भी अभी करेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्पाइसेस काफी अच्छे लग रहे हैं और जिस तरीके से एडिबल ऑयल पैक है, मुझे लगता है कि इसमें भी एक बाउंस बैक अच्छा आ सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। डिप के ऊपर किसी को स्ट्रेटेजी बनानी हो तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग में रहा जा सकता है। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी स्पाइसेस पर रूपा की ओर से, जहां पर आज हम फ्लैट कारोबार होते हुए देख रहे हैं। मिक्स ट्रेंड्स आज के सेशन में बने हुए हैं। चलिए शुक्रिया जय और रूपा आप दोनों का ही स्ट्रैटेजीज बताने के लिए, आने के लिए शो में। शो को समेटने का वक्त है, इसीलिए मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।